हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन कुमार एडवोकेट आप सभी दर्शकों का अपने चैनल टॉक लॉफुली में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके सामने हाजिर है एक बार फिर से नई कानूनी जानकारी के साथ। तो लेट्स बिगिन। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल में जजमेंट दिया है, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पति पत्नी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ये कहा कि भैया, एक तो पति आपको जीवन भर मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है, और दूसरा ये कि पति इस चीज के लिए बाध्य नहीं है कि वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको मेंटेनेंस दे। लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स कि अगर आप 10,000 रुपए की लिपस्टिक का मेंटेनेंस अपने पति से चाह रही हैं, या फिर आप अपनी लग्जूरियस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए पति से मेंटेनेंस की डिमांड कर रही हैं, यानी कि आप पति से बहुत ज्यादा मेंटेनेंस यानी कि 10 करोड़, 12 करोड़ या 30 करोड़ पति से मांग रही हैं, तो ऐसे में फिर वो पति की जिम्मेदारी नहीं होगी। पति अपनी वर्तमान स्थिति और आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आपको मेंटेनेंस देगा। तो ये ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर कहा गया है। बाकी आप सभी की क्या राय है इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर, मुझे अवश्य बताइएगा। ये जो कहा गया है कि भाई उम्र भर हमारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और हम बाध्य नहीं है, और यहाँ पर न्यायालय ने एक बहुत ही सुंदर लाइन यहाँ पर उल्लेखित की है जजमेंट में। उन्होंने बोला है कि ये जो मेंटेनेंस हमने शुरू किया था महिलाओं के लिए, महिला की गरिमा को बनाए रखने के लिए, समाज में उसको इज्जत और सम्मान देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हमने बनाया था। तब ये कानून में प्रावधान आपका किया गया था कि ये सब चीजें महिलाओं के लिए होंगी। लेकिन अब इसी चीज का जो यूज है वो कुछ गलत तरीकों से किया जा रहा है, इसलिए मजबूरन हमें इस पर फैसला सुनाना पड़ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट लिखकर आगे बात कही थी। तो इसी स्टेटमेंट पर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं आज। तो भाई देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया था। कांट एक्सपेक्ट मैन टू मेंटेन एक्स वाइफ इज पर हिज स्टेटस होल हिज लाइफ। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आपका जो लाइफ स्टेटस है, कहते हैं कि भैया मेरा ये तो लाइफ स्टाइल है, ये तो मेरा लाइफ स्टेटस है, उससे नीचे तो मैं हरगिज बात नहीं करूंगी। तो अगर आपका लाइफ स्टेटस इस तरीके का है, तो ये आपके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इफ यू वांट टू मेंटेन योर लाइफ स्टाइल, लाइक कि मुझे गुच्ची का बैगी चाहिए, मैं तो लैक्मे से नीचे की लिपस्टिक यूज नहीं करती, तो फिर उसके लिए आप खुद अर्न करिए। आप ये अपने पति पर नहीं थोपेंगे, और ना ही कोर्ट के जरिए अपने पति से इसका पैसा मिलेगा। कोर्ट सिर्फ आपको आपके पति से सिर्फ आपके भरण पोषण का पैसा दिला सकता है, और आपके जो बच्चे यदि होंगे तो उनके फ्यूचर के लिए आपको पैसा पति से मिल सकता है कि आप उनको पढ़ाओ लिखाओ और सारी चीजें उनके अच्छे के लिए करो। तो ये सारी चीजें, बट आपके लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए पति आपको पैसे नहीं देगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपनी पूर्व पत्नी का जीवन भर खर्चा दे। वह उसका अपनी वर्तमान हैसियत के अनुसार भरण पोषण करेगा, ये बोला गया है। और ये भी कहा गया है कि जीवन भर उसका कोई अधिकार नहीं हो जाता कि उसको भरण पोषण करने का दिया जाए। एक सर्टेन पॉइंट पर अगर उसकी वाइफ स्टेबल हो चुकी है, पत्नी की आर्थिक स्थिति में सुधार आ चुका है, उसकी कहीं गवर्नमेंट जॉब लग गई है, या कुछ ऐसा हो गया है, तो शादी के बाद और फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे से स्टेबल कर रही है, फिर वहां वो मेंटेनेंस पति देना बंद भी कर सकता है। ऐसी बातें यहाँ पर कही गई हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं, मामला आखिर क्या है और क्यों ये मुद्दा इतना ज्यादा चर्चा में आया। एक तो वो अतुल सुभाष वाला केस हम सभी जानते हैं, लेकिन वो सिंगल एक केस नहीं था, बिकॉज वो इतना लाइमलाइट हो गया। ये एक अमेरिका में आईटी कंसल्टेंसी चलाने वाले दंपत्ति का केस है। ये भारत में जन्मे थे, और इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी पत्नी को 12 करोड़ रुपए देने का आदेश दे दिया था। ठीक है, क्योंकि शादी उन्होंने भारतीय लड़की और महिला से की थी। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर फैसला सुनाया गया, और कोर्ट ने बोला कि आपको 12 करोड़ अपनी पत्नी को आजीवन गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। शादी को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पति की इस याचिका का जवाब देते हुए, जो उसकी दूसरी पत्नी थी जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 करोड़ देने का आदेश सुनाया था, तो उनकी दूसरी पत्नी का क्या कहना था। उसका स्टेटमेंट था कि तलाकशुदा जो पहली पत्नी है इनकी, हमें उसके बराबर
स्थायी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। यानी कि जितना ये पहली पत्नी को दे रहे थे मेंटेनेंस के तौर पर, उतना ही मुझे पैसा अभी प्रेजेंट में चाहिए। और ये पहले पत्नी को जो पैसा दे चुके हैं ना, वो अमाउंट सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये रकम थी 500 करोड़ रुपए। इस व्यक्ति ने भाई 500 करोड़ रुपए अपनी पहली पत्नी को जो मेंटेनेंस के तौर पर सारा खर्चा एक साथ दिया है, विच इज 500 करोड़, जो कि बहुत एक बड़ी रकम हो जाती है। इस व्यक्ति ने नवंबर 2020 में अपनी पहली पत्नी को 500 करोड़ दिए थे जब इनकी शादी टूटी थी। अब ये दूसरी पत्नी को ये 12 करोड़ रुपए दे रहे थे। तो इनका ये कहना था दूसरी पत्नी का कि हमें भी 500 करोड़ ही चाहिए जितने तुमने पहली पत्नी को दिए हैं। तो दोस्तों, मैं भी हैरान हो गया जब मैंने इस जजमेंट को पढ़ा, तो मेरे माइंड में आया कि वाकई ऑफ कोर्स इसका गलत यूज हो सकता है। अगर किसी के मन में लालच है तो पत्नी द्वारा भी पति इस कदर पीड़ित हो सकता है। बहुत सी महिलाएं इसी भरण पोषण के कानून का आधार बनाकर इस कानून का इस्तेमाल करती हैं और पति पर दबाव बनाने के लिए उस पर कई मुकदमे लगा देती हैं। अब क्योंकि हमारे देश के कानून का जेंडर न्यूट्रल नहीं है, इसलिए इसका बहुत आसान तरीका है कि भैया क्यों ना हम भी ऐसा कर लें। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना जी और पंकज मित्तल जी की पीठ ने गुजारा भत्ता के मामले में पहली पत्नी की बराबरी पर महिला की मांग और उसके पति के बराबर अपनी संपत्ति की मांग पर नाराजगी जताई। दूसरी पत्नी ने इस केस में कहा कि जितनी मेरी पति की संपत्ति है उसके बराबर ही मुझे गुजारा भत्ता चाहिए। मान लो कि उसके पति की संपत्ति भाई 1000 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो क्या वो तुमको 1000 करोड़ रुपए भत्ता दे दे? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की पहली लाइन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई है, कि जो इन्होंने लाइन यहाँ पर बताई वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। यहाँ पर बोला गया है कि जो भरण पोषण कानून बनाया गया था ना, वो अलग रह रही पत्नी को अभाव से बचाने के लिए बनाया गया था, कि उसके जीवन में जो अभाव हो जाता है और बहुत सारे केसेस आप देखो तो उनके मायके वाले भी उन महिलाओं के उन्हें सपोर्ट नहीं करते। तो उस सर्टेन पॉइंट पर वो लड़कियां अकेली पड़ जाती हैं और समाज में भी उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। न्याय उसको सही तरीके से नहीं मिल पाता, उसके घर वाले भी उसको छोड़ देते हैं। तो अभाव से बचाने और उसकी गरिमा को बनाए रखने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए ऐसा कानून बनाया गया था उस समय। लेकिन अब वर्तमान समय में इसका विपरीत हो रहा है, इसलिए हमें इसमें मजबूरन बदलाव करने पड़ रहा है, ऐसा कोर्ट ने कहा। ठीक है, ये वाली बातें यहाँ पर कही गई थी। चलिए अब आगे आते हैं। पार्टियों द्वारा दूसरे पक्ष के साथ संपत्ति की बराबरी के रूप में जो गुजारा भत्ता या फिर गुजारे भत्ते मांगने की जो प्रवृत्ति पर गंभीर आपत्ति कोर्ट ने जताई, कि जिस तरीके से आप लोग गुजारे भत्ते की मांग कर रहे हैं कि उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उस अकॉर्डिंग गुजारा भत्ता दे दिया जाए, तो ये सही नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट आपत्ति जताता है। अब दूसरी बात उन्होंने कही कि जब पति पत्नी की संपत्ति अलग होने के बाद, यानी कि सेपरेशन के बाद काफी कम हो गई, तो ऐसी मांगे स्पष्ट रूप से नहीं है। ठीक है, जब ऑलरेडी आप लोग अलग रह रहे हो, आपकी सारी चीजें सेपरेट हैं, आपके पास भी प्रॉपर्टी है, तो आप क्यों अपने पति से ये सब मांग रहे हो? आपकी प्रॉपर्टी के बराबर कि मुझे गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। आपको पहले अपनी जो जितनी पर्सनल मांगे हैं पर्सनल तौर पर अलग कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद कोर्ट में आना चाहिए। और ये तीसरी लाइन जब आपको सबसे पहले पढ़कर इसलिए सुनाई जाएगी क्योंकि उन्होंने बताया कि ये कानून बना था आखिर किस लिए बना था ये कानून। तो हम हमारे जो अभाव है, महिलाओं को जो अभाव हो जाता है इस सेपरेशन से, उसको दूर करना चाहते थे, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया था। महिलाओं को अभाव से बचाने के लिए, उनकी गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए और उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ये कानून बनाया गया था। अब इस चक्कर में तो ये सब एक आध केस आपको देखने में मिल जाते हैं और धीरे धीरे अब ये केस बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो वास्तविक महिला होती है वो प्रताड़ित होगी, ना कि उसकी भी वो बात नहीं सुनी जाएगी। यानी कि जो गेहूं के साथ है वो घुन भी पिसने वाली बात जैसा हो जाएगा। अब वो हमें ज्यादा नजर आने लगेगा जिसमें महिला को के साथ वास्तविक न्याय की जरूरत होगी। जिस महिला को वास्तविक घटना हुई है उसके साथ ऐसा, वो वास्तव में वो प्रताड़ित है, वो पति द्वारा परेशान की गई है और उसे गुजारा भत्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी पत्नियां जो ऐसी महिलाएं होंगी उनके साथ भी ये गलत होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी। ये जो कानून में चेंज हो रहा है, इस वजह से यदि मैं इसकी बात करूं और दोनों पक्षों के बैलेंस करने की बात करूं, लेकिन वही है कि अब जब आप इस तरीके से काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर किसी पत्नी की आर्थिक स्थिति अच्छी है
तो अब आर्थिक स्थिति के आधार पर उसको गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसा इन्होंने कह दिया कि हमें आपकी प्रॉपर्टी के बराबर गुजारा भत्ता चाहिए, तो अब ऐसे गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता। अगर बच्चा है तो बच्चे के अकॉर्डिंग फिर आपको थोड़ी एलिमनी ज्यादा मिलेगी। अगर आपका कोई भी बच्चा नहीं है, दोनों का, तो उस स्थिति में एलिमनी को देखभाल के दिया जाएगा। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये केस झूठा नहीं था, केस तो ये सही था। यहां पर सिर्फ एलिमनी जो है इनके द्वारा यानी पत्नी द्वारा ज्यादा मांगी जा रही थी। केस उन्होंने कोई झूठा नहीं लगाया था। इन पर यह नहीं कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो केस किया गया है ये झूठा है। यहां पर केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमनी पर आकर अटक गया है। दोनों ने तलाक लिया। यहां पर उसने तलाक पहली पत्नी से भी लिया था और उसकी दूसरी पत्नी जो ये चाह रही थी कि जब आपने पहली पत्नी को तलाक दिया था तो उसको तो 500 करोड़ दे दिए, मुझे 12 करोड़ क्यों दिए जा रहे हैं? मुझे भी तो उतना ही चाहिए जितना तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है, मुझे उतना दो या अपनी प्रॉपर्टी के बराबर दो। तो ये केस एलिमनी पर आकर के अटका है और एलिमनी को लेकर के सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया नहीं है कि अगर ज्यादा एलिमनी मांगोगे तो हम आपको ये सजा सुनाएंगे। तो ऐसा तो प्रावधान ही नहीं बना है, जो जितना चाहता है एलिमनी मांग लेता है। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि लड़कियां जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होती थी या दंपत्ति ऐसे होते थे यानी कि शादी हो चुकी है, आप सभी जानते हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है। और उसमें महिला यदि किसी पुरुष के साथ 1 साल से ज्यादा समय तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहती है, लंबे समय तक, वो भी अपनी मर्जी से, फिर एक पॉइंट पर जाकर एक दशा ऐसी आती है जहां पर उनके बीच में कोई अनबन हो जाती है या फिर वो महिला ये कह दे कि चलो शादी कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में इसी बात के चलते उनकी लड़ाई होगी और वे जाएंगे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने और महिला उस आदमी के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की रिपोर्ट कराएगी। तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं माना जाएगा, ये आपका पर्सनल मैटर है। जब आप किसी एक व्यक्ति के साथ मर्जी से इतने लंबे समय तक संबंध में रहे, तब आपको यहां पर पहले दिन केस लिखवाना चाहिए था कि मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ है। अब आप क्योंकि मर्जी से रह रहे हैं तो इसलिए 1 साल बाद आपको कैसे याद आए कि ये व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है, हमें हैरेस कर रहा है। लेकिन जब आपसे कोई शादी का झूठा वादा करके लंबे समय तक आपको प्रताड़ित करे और उसमें आपको पता था कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कि वो व्यक्ति शादीशुदा है जिसके साथ आप रिलेशन में आए, तब एक महिला ये नहीं कह सकती कि भैया इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। तो ये वाला जो फैसला था ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था कि क्योंकि यहां पर भी महिलाएं कानून का गलत यूज कर रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम टू टाइम जब भी केसेस आते हैं तो कोर्ट यहां पर देखती है, पक्ष को सुनती है, विपक्ष को देखती है और साथ ही सामाजिक सिनेरियो को भी देखती है कि चल क्या रहा है। सबसे पहले नोटिस करती है कि समाज में अब हो क्या रहा है एंड देन फिर उसके कानून के अकॉर्डिंग उसका उतना अपने विवेक के अनुसार उसके बाद वो फैसला सुनाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। उस स्थापित कानून के अनुसार जो हमारे देश में विवाह को लेकर कानून है, उस कानून के अनुसार पत्नी को यथासंभव उसी तरह भरण पोषण पाने का अधिकार है जैसा वे अपने वैवाहिक घर में तब पाती थी जब दोनों पक्ष मियां बीवी साथ में थे। अब देखो ये एक लैंडमार्क लाइन है, इसको ध्यान में रखना और ये फ्यूचर के लिए भी है, आप सभी के लिए। देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पत्नी को एलुमनी पाने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन एलुमनी कैसे मिलेगी? एलुमनी वो है कि जब दोनों जने साथ रहते थे, जब पति और पत्नी साथ में जिस टाइम रहते थे और उस टाइम जो मेरा भरण पोषण का खर्चा था, जो मेरी चीजें थी, बस उतना ही आपको सेपरेट होने के बाद भी मिलता रहेगा। आप अगर सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद कहते हो कि भैया हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो वैसा नहीं हो सकता। सिर्फ ये है कि वैवाहिक घर में जितना आप पहले पाती थी जब साथ में रहती थी, उतना ही आपको सेपरेशन के बाद दिया जाएगा। ये बातें अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लियर कर दी गई हैं। तो फ्यूचर में यदि कभी किसी के साथ ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो आप इस लाइन को भैया याद दिला सकते हो कि ये वाली चीजें हैं और इसके तहत आपको गुजारा भत्ता मिलेगा, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। लेकिन एक बार जब दोनों पक्ष अलग हो जाते हैं तो पति से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे जीवन भर अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार भरण पोषण आपका करता रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अपवाद है, इट्स एक्सेप्शन। अगर पति चाहे कि उसे ऐसा करना है तब तो वह कर सकता है कि हाँ हम ज्यादा देना चाहते हैं उसको।
अपने बच्चे से लगाव हो अगर उसे, तो वह अपने बच्चे के लिए ज्यादा करना चाहता है, तो वह स्थिति डिफरेंट है। लेकिन आप उसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो आपको जीवन भर अपनी प्रेजेंट में जो स्थिति है, अगर उसकी अच्छी चल रही है और फ्यूचर में ये मान लीजिए कि खराब हो गई, तब भी आपको क्या वो भरण पोषण उतना ही देता रहेगा? अभी मान लो उसके पति की स्थिति अच्छी है, वो आपको 10 लाख मेंटेनेंस दे सकता है। कल को उसके बिजनेस में लॉस हो गया, बिजनेस उसका ठप हो गया, कोई भी जॉब उसकी चली गई, तो क्या वो आपको 10 लाख देने में सक्षम रहेगा? उस स्थिति में आप दोबारा केस कर दोगे कि ये मेंटेनेंस नहीं दे रहा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया कि जरूरी नहीं है कि उसकी जो ये अभी की स्थिति है वो हमेशा भी वैसी ही बनी रहेगी, और जीवन भर आपको उतना ही मेंटेनेंस मिलेगा या मिलता रहेगा। जैसे जैसे उसकी स्थिति में बदलाव आता जाएगा, आपको पहले भरण पोषण मिलता था जब आप साथ में थे, उस अकॉर्डिंग बैलेंस करके आपको वो चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि अभी 10 लाख अगर आपका फिक्स है या 10,000 फिक्स है, तो जब आपका अंतिम समय होगा तब आपको 10 लाख मिल रहे होंगे या मिलेंगे। इट्स नॉट डन, क्योंकि यहां पर एक और पक्ष हो जाता है, उसको भी समझना होता है। इसका एक पहलू ये भी है कि बीवी थी, अलग हो गई, उसके साथ उसका बच्चा भी, क्योंकि यहां पर अधिकार है, मां को पहले संतान दी जाती है। तो उसके पास मान लीजिए कि लड़का है, ठीक है, कल वो बड़ा होगा, जॉब करेगा, तो उसका भी खर्चा होगा और वो भी अपना खर्चा करने में मां का खर्चा उठा सकता है। तब तक तो ऐसा नहीं है कि तब तक पत्नी को खर्चा दिया जा सकता है। अब इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं कि अब मान लीजिए कल को अगर पति की नीयत अच्छी नहीं रही, तो वो क्या करेगा, 1-2 साल तक तो मेंटेनेंस देगा, फिर उसके बाद कह देगा कि मेरा काम खराब हो गया या मेरा बिजनेस ठप हो गया। तो ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी का सिनेरियो ऐसा है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे इस तरीके का रूल बनाया है। फ्यूचर में अगर इस रूल का भी दुरुपयोग होने लगेगा, तो अगेन माननीय सुप्रीम कोर्ट उस समय की सामाजिक स्थिति को देख करके नई विधि व्यवस्था लागू करेगा। तो आज की इस वीडियो को आपने देखा, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसी कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक प्यारा सा लाइक भी कर दें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।